शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स को सीरियल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। ये इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 5 है, तो जल्दी से आप तैयार हो जाओ और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, इज 78 और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आगे जाके कौन सी पोजीशन पे 78 आएगा, मतलब कौन सी टर्म इस एपी की 78 होगी। ध्यान से देखो, ये हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है ना। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है, सेकंड टर्म की वैल्यू 8 है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ध्यान से देखो, नंबर्स ना लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। 3, 8, 13, 18 नंबर्स की वैल्यू लगातार इंक्रीज होती जा रही है ना, तो आगे जाके कौन सी पोजीशन पे 78 आएगा, मतलब इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। देखो, जब भी क्वेश्चन में ऐसे हो ना, विच टर्म, आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की विच टर्म विल बी 78, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म 78 होगी। तो हमें क्या पता कौन से टर्म 78 होगी, तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 78। ये वाली जो एपी है, इसकी जो nth टर्म है वो 78 होगी, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो जो an है वो हमारा 78 आ गया। nth पोजीशन वाली टर्म की वैल्यू 78 है, ये हमने मान लिया। अब हम इस n की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट लाइन क्लियर हुई। उसके बाद जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर एपी दे रखी हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी हो ना, तो वहां से आप ए और डी की वैल्यू तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आप अपने आंसर में जो एपी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे लिखोगे। देखो 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। अगर आपको पहली 3 टर्म्स पता है ना, तो वहां से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, मतलब ए और डी, इन दोनों की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म 3 है ना, फर्स्ट टर्म को ही तो ए बोलते हैं, तो ए की वैल्यू 3 आ गई, वो तो यहां से डायरेक्टली देखकर ही पता चल गया। अब डी निकालते हैं। डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा करने से आपके पास डी आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है, सेकेंड टर्म की वैल्यू 8 है, तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 आ जाता है, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 5 है। इतना क्लियर हुआ। दोबारा से, ये हमें एपी दे रखे थे, इस एपी के अंदर आगे जाके कौन सी पोजीशन पे हमें 78 मिलेगा, कौन सी टर्म 78 होगी, ये आपसे पूछा जा रहा था। तो हमें क्या पता कौन सी टर्म 78 होगी, तो हम मान लेंगे लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज 78, कि nth पोजीशन पे जो टर्म लिखी हुई है उसकी वैल्यू 78 है, ये हमने एज्यूम कर लिया, तो an वो 78 बन जाता है। इतना क्लियर। फिर एपी हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। जब भी आपको क्वेश्चन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी होगी तो तुरंत आपने ए और डी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा करने से आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो, ए की वैल्यू पता चल गई है, डी की वैल्यू वो भी पता चल गई है, an की वैल्यू 78 है। अब हमने बस ये n निकालना है। चलो आगे चलते हैं, n निकालते हैं। ये रेफरेंस के लिए ना a, d और an, इन तीनों वैल्यूज को दोबारा से लिस्ट कर दिया है। अब आप AP का फॉर्मूला यूज करोगे nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला बार बार यूज होने वाला है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। an की वैल्यू 78 है, तो an की जगह पे 78, a की वैल्यू 3 है, तो a की जगह पे 3, n तो हमने फाइंड करना है, तो n की जगह पे n ही रहेगा, -1 का -1, d की वैल्यू 5 है, तो d की जगह पे 5 पुट किया। यहां तक क्लियर हो गया। हमने क्या किया है, बस an की, a की और d की वैल्यू पुट की है। ये जो वैल्यूज हमने पता लगा ली थी ना, वो वाली वैल्यूज पुट कर दी है।
बस अब आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये देखो ये 3 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना, तो 78 में से ये वाला 3 माइनस कर दो तो 75 रह जाएगा। ये 78 था, 75 कैसे बन गया? ये वाला 3 जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो साइन इसका चेंज होगा ना, तो 78 में से ये वाला 3 सबट्रैक्ट किया, 75 रह जाता है। ये बाकी वाली टर्म्स एज इट इज। ये वाला जो 5 है ये n-1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। 75 को 5 से आप डिवाइड करो तो 15 रह जाता है, और ये वाला -1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। 15 + 1 = 16, तो n की वैल्यू 16 आ रही है। तो इसका मतलब ये जो हमें AP दे रखी थी ना, आगे जाने के बाद 16th पोजीशन पे जो नंबर होगा वो 78 होगा। मतलब इस AP की जो 16th टर्म है उसकी वैल्यू 78 होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? जब भी ये लिखा होगा ना विच टर्म, जब भी क्वेश्चन में ऐसे स्टार्टिंग होगी ना विच टर्म, तो आपने अपने आंसर में हमेशा ये लिखना होता है लेट nth टर्म, फिर जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो वो आप एज्यूम कर लिया करो। विच टर्म ऑफ द AP इज 78, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म की वैल्यू 78 होगी? तो हमने मान लिया कि nth टर्म की वैल्यू 78 होगी, तो an 78 बन जाता है। इतना क्लियर हुआ? फिर AP हमें दे रखी थी, वहां से हमने A और D की वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास A भी आ गया, D भी आ गया, AN भी आ गया, 3 वेरिएबल्स की वैल्यू आपको पता चल गई। जब भी ऐसा हो ना कि आपको 3 वेरिएबल्स की वैल्यू पता चल जाए, बस उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है, जो जो वैल्यूज आपको पता है, उन्हें पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे n को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज हमें पता चल गई थी, बस फिर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। 16th टर्म इस AP की 78 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। देखो इस क्वेश्चन में ना ये हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इस AP के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं वो हमने निकालना है। देखो फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, पहली 3 टर्म्स तो डायरेक्टली दे रखी है, फिर आगे जाके जो आखिरी टर्म है वो भी हमें दे रखी है। ये जो आखिरी टर्म होता है ना, इसे हम AN मान लेते होते हैं, तो ये AN की वैल्यू 205 है, और आपको AP की पहली 3 टर्म्स दे रखी है ना, तो वहां से आप A और D भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? हमें क्वेश्चन में ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, पहली 3 टर्म्स दे रखी हैं और आखिरी टर्म दे रखी है। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस AP के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं वो हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू निकालनी है। तैयार हो? फिर चलो आंसर पे आते हैं। देखो जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है ना, सबसे पहले अपने आंसर में तो आप उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखोगे। गिवन AP जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो ये है 7, 13, 19 एंड सो ऑन। आगे जाने के बाद जो आखिरी नंबर है वो 205 है। ये AP हमें दे रखी थी, यही क्वेश्चन में से देखकर लिख दिया। अब जब आपको AP की पहली 3 टर्म्स पता है तो सबसे पहले तो आपने A और D की वैल्यू निकाल लेनी है। A होता है फर्स्ट टर्म, AP के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर लिखा होता है ना वही A की वैल्यू होती है, तो A की वैल्यू 7 है, वो तो यहां से देखकर ही पता चल गया। अब हमने D निकालना है। D का फॉर्मूला होता है A2 - A1। D का मतलब कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट कर दो, ऐसा करने से आपके पास D आ जाएगा। तो ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट कर दिया, 13 में से इस वाले 7 को माइनस कर दिया, तो D की वैल्यू 6 आ जाती है। तो A भी आ गया, D भी आ गया, और ये जो आखिरी नंबर होता है AP के अंदर जो आखिरी नंबर है वो हमारा AN होता है, तो आपको AN की वैल्यू भी पता चल गया है। A पता चल गया, D पता चल गया, AN पता चल गया, 3 वेरिएबल्स की वैल्यू पता चल गई ना। बस जब आपको 3 वेरिएबल्स मिल जाए तो जो फोर्थ वेरिएबल होता है वो हमें फॉर्मूला से मिल जाता होता है। चलो आगे चलते हैं। ये रेफरेंस के लिए ना A, D और AN इन तीनों की वैल्यूज दोबारा से लिस्ट कर दी हैं। अब ये देखो फॉर्मूला यूज करोगे आप nth टर्म का, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब जो 3 वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता है उन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। AN की वैल्यू 205 है तो AN की जगह पे 205, A की वैल्यू 7 है तो A की जगह पे 7 पुट किया, N तो हमने फाइंड करना है तो N की जगह पे N ही रहेगा, -1 का -1, D की वैल्यू 6 है,
देखो डी की वैल्यू 6 है। तो यहां तक क्लियर हो गया। फॉर्मूला में इन तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दिया है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 205 है ये अगले स्टेप में 198 कैसे बन गया? ये देखो ये 7 है ना, इस 7 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे भेजोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 205 में से ये वाला 7 माइनस कर दो तो 198 रह जाता है। और ये n-1 इंटू 6 का n-1 इंटू 6 एज इट इज। ये वाला जो 6 है ये n-1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, उस तरफ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। 198 को 6 से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवीजन हो जाती है तो 33 रह जाता है। और ये -1 को आप उस तरफ भेजोगे तो उधर जाके +1 बन जाएगा। तो 33 + 1 इज इक्वल टू 34। तो n की वैल्यू 34 है। मतलब इस एपी के अंदर टोटल 34 टर्म्स है। और ये जो 34th टर्म है ना, 34th पोजीशन पे ये आखिरी टर्म आ रही है 205। क्लियर हुआ? तो n की वैल्यू निकालनी थी, लास्ट में आप लिख भी देना द गिवन एपी हैज 34 टर्म्स। ये जो हमें एपी दे रखी थी इसके अंदर टोटल 34 टर्म्स है। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से देखो, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना? अर्थमैटिक प्रोग्रेशन हमें दे रखी थी, पहली 3 टर्म्स बता रखी थी और आखिरी टर्म बता रखी थी। ये जो आखिरी टर्म होती है ना उसे आपने an से रिप्रेजेंट करना होता है। और जब भी आपको एपी की पहली 3 टर्म्स दे रखी होंगी तो आपने तुरंत ए और डी निकाल लेना है। ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो। और कॉमन डिफरेंस का ये सिंपल सा फॉर्मूला है a2 - a1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, इनको सब्ट्रैक्ट करो डी आ जाएगा। ए पता चल गया, डी पता चल गया और an पता चल गया। जब आपको 3 वेरिएबल्स मिल जाएंगे ना, 3 चीजों की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो जो 4th वेरिएबल होता है वो आपको हमेशा इस वाले फॉर्मूला से मिल जाएगा। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। जो जो वैल्यूज हमें पता थी वो वैल्यूज पुट करी, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, n की वैल्यू आ जाती है 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स 34 हैं। इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स होंगी? 34 टर्म्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। देखो ये हमें ना एक अर्थमैटिक प्रोग्रेशन दे रखी है और इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं वो हमने पता लगाना है। देखो पहली 3 टर्म्स की वैल्यू आपको दे रखी है और आगे जाके जो आखिरी टर्म होगी, आखिरी टर्म की वैल्यू भी आपको दे रखी है। और इस एपी के अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमने फाइंड करना है। ध्यान से देखो, जो फर्स्ट नंबर है वो 18 है, सेकंड नंबर 15.5 है, वैल्यू कम हो रही है। फिर जो थर्ड नंबर है वो 13 है, 15.5 से वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज हो गई है। तो ये डिक्रीजिंग एपी है, नंबर्स की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जा रही है। पहले पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एक पॉइंट आएगा जहां पे 0 जाएगा, उसके बाद नेगेटिव नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तभी देखो आगे जाके जो आखिरी नंबर है वो नेगेटिव नंबर है। ऐसा हो सकता है एपी के अंदर ना वैल्यूज नंबर्स की इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। चलो जब भी आपको ना एपी की पहली 3 टर्म्स दे रखी है तो वहां से आप ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हो। और इस एपी के अंदर तो आगे जाने के बाद जो आखिरी टर्म होगी वो भी हमें दे रखा है। जो आखिरी टर्म होती है ना वो ए एन लेना होता है, आपने ए एन की वैल्यू भी दे रखी है। चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो जो एपी आपको क्वेश्चन में दे रखी है ना, आप अपने आंसर में उस एपी को एज इट इज लिखोगे। तो गिवन एपी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो ये है 18, 15.5, 15 एंड हाफ का मतलब 15.5, 13 एंड सो ऑन। और आगे जाके जो आखिरी नंबर है वो -47 है। ये जो आखिरी नंबर होता है ना वो ए एन की वैल्यू होती है, तो ए एन की वैल्यू -47 है। और जब आपको एपी की पहली 3 टर्म्स दे रखी हैं तो वहां से आप क्या निकालोगे? ए निकालोगे और डी निकालोगे। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो, तो ए की वैल्यू तो यहां से देखकर ही पता चल जाती है। डी होता है कॉमन डिफरेंस और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है a2 - a1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा करने से आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। देखो सेकंड टर्म की वैल्यू 15.5 है, ये 15 एंड हाफ का मतलब 15.5 ही होता है। माइनस का माइनस, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 18 है, सब्ट्रैक्ट करके -2.5 आ जाता है। तो डी की वैल्यू -2.5 है। और एपी के अंदर ये जो आखिरी नंबर लिखा हुआ है ना वो हमारा ए एन होता है, तो ए एन की वैल्यू -47 है। इतना क्लियर हुआ? एपी में से आपने ये जो पहली 3 टर्म्स दे रखी थी वहां से तो आपने ए और डी निकाल लिया।
और ये जो आखिरी नंबर लिखा होता है वो हमारा an होता है, तो an की वैल्यू -47 है। अब आपके पास 3 वेरिएबल्स आ गए ना, ये देखो a भी आ गया, d भी आ गया और an भी आ गया। जब आपके पास 3 वेरिएबल्स आ जाएं, फिर फोर्थ वेरिएबल हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे। चलो आगे चलते हैं। ये जो a, d और an की वैल्यू हमने निकाल ली थी ना, उनको दोबारा से रेफरेंस के लिए लिस्ट कर दिया। उसके बाद आप ना फॉर्मूला लिखोगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब जो जो वैल्यूज हमें पता है ना वो पुट कर देते हैं। an की वैल्यू -47 है, तो an की जगह पे -47 आएगा। a की वैल्यू 18 है, तो a की जगह पे 18 आएगा। n-1 का n-1 ही रहेगा, क्योंकि n तो हमने निकालना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। और d की वैल्यू -2.5 है, तो d की जगह पे -2.5 लिखना है। और जब नेगेटिव नंबर हो ना, तो आप ब्रैकेट्स को यूज किया करो। ब्रैकेट को यूज करना अच्छी बात होती है, उससे पता चलता है कि आप अच्छे खानदान को बिलोंग करते हो। तो d की वैल्यू -25 है, आपने ब्रैकेट में पुट करनी है। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हुआ, वैल्यूज पुट कर दिया है। चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये -47 का अगले स्टेप में -65 कैसे बन गया? ये जो 18 है, ये जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो -47 और -18 दोनों ऐड होके -65 बन जाएगा। -47 और ये 18 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, -47 और -18 दोनों को ऐड करो, -65 आ जाता है। और ये बाकी टर्म्स एज इट इज। अभी जो -2.5 है, ये n-1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। पहले तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट कर दो। यहां से नीचे से डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो लगाना पड़ेगा। 650 को 25 से डिवाइड करो, डिवाइड करके 26 आ जाता है। और ये -1 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 26 + 1 इज इक्वल टू 27। तो n की वैल्यू 27 आ रही है। ये वाले डिवीजन आप कर लोगे ना, ये रफ में कर भी रखी है। यहां से डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 5 से डिवाइड कर दिया, देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 13 रह जाता है, इधर 5 से डिवाइड करने पे 5 रह जाता है। फिर ये वाला 5 और ये वाला 10 को भी डिवाइड करके 2 रह जाएगा। 13 × 2 26। तो इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करके 26 आ रहा है। और ये -1 उस तरफ जाएगा तो +1 बन जाएगा। 26 + 1 इज इक्वल टू 27। तो n की वैल्यू 27 है। मतलब इस AP के अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं? 27 टर्म्स हैं। और ये जो 27th टर्म है, 27th पोजीशन पे जो नंबर है, ये हमारा -47 था। फिर क्लियर हो गया? हमने n ही निकालना था, तो लास्ट में आप ऐसे लिख दोगे, द गिवन AP हैज 27 टर्म्स। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर टोटल 27 टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। Check whether -150 is a term of the AP 11852 and so on। देखो इस क्वेश्चन में ना ये हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है और फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि चेक करके बताओ ये वाला जो नंबर है -150 वो इस AP को बिलोंग करता है या नहीं। मतलब इस AP के अंदर आगे जाके किसी पोजीशन के ऊपर -150 आता है या नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 11 है, उसके बाद सेकंड टर्म की वैल्यू 8 है, वैल्यू थोड़ी सी कम होगी ना। थर्ड टर्म की वैल्यू 5 है, देखो 8 से 5 वैल्यू और कम हो गई है, फिर 5 से 2 वैल्यू और कम हो गई है। तो ये डिक्रीजिंग AP है, नंबर्स की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जा रही है। आगे जाके कहीं पे जीरो आ जाएगा, जीरो को क्रॉस करके फिर नेगेटिव नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो -150 मतलब नेगेटिव नंबर्स तो आएंगे आगे जाने के बाद। तो -150 इस AP के अंदर आएगा या नहीं आएगा वो हमने पता लगाना है। क्लियर हुआ? चलो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक, हम एज्यूम कर लेते हैं कि -150 इस AP को बिलोंग करता है, कि आगे जाने पे -150 आ जाता है। अब आगे जाके कौन सी पोजीशन पे -150 आएगा, मतलब इस AP की कौन सी टर्म -150 होगी वो हमें क्या पता, तो हम nth टर्म मान लेते हैं। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ द AP। ये वाली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें दे रखी है, हमने मान लिया कि ये वाला जो -150 है ना वो इस AP को बिलोंग करता है। लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक, लेट अस बी पॉजिटिव, हम एज्यूम कर लेते हैं कि -150 इसको बिलोंग करता है। अगर -150 इस AP को बिलोंग करता है तो किसी ना किसी पोजीशन पे आता होगा ना,
तो हमने मान लिया कि nth पोजीशन के ऊपर आता है। इस एपी की जो nth टर्म है वो -150 है। इतना क्लियर? अब एपी आपको दे रखी है, तो जब भी आपको एपी दे रखी हो तो आपने ए और डी तो तुरंत निकाल देना होता है। तो आप अपने आंसर में जो एपी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे लिस्ट करोगे। गिवन एपी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ये एपी हमें दे रखी है, यहां से देख कर ही लिख दिया। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो। तो ए की वैल्यू 11 है, वो तो देख कर ही पता चल जाती है। फिर आप डी निकालोगे। डी होता है कॉमन डिफरेंस, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है A2 - A1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म की वैल्यू 8, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 11, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, डी की वैल्यू -3 आ गई। तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू वो हमने एपी में से निकाल ली। और ए एन की वैल्यू -150 है। ए एन की वैल्यू -150 क्यों है? अरे भाई हमने एज्यूम कर लिया था ना कि -150 इस एपी को बिलोंग करता है। तो आगे जाके किस पोजीशन के ऊपर -150 आएगा वो हमने n मान लिया था कि nth पोजीशन पे -150 होगा, मतलब nth टर्म की वैल्यू -150 होगी, तभी an इज इक्वल टू -150। ये जो हमने एज्यूम किया है वहां से ही आया। इतना क्लियर हुआ? a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है, an की वैल्यू भी पता चल गया है। तीन वैल्यूज आपको पता चल गई ना। जब भी आपको तीन वेरिएबल्स की वैल्यू पता चल जाए तो फोर्थ वेरिएबल की वैल्यू आपको फॉर्मूला में से मिल जाएगी। चलो आगे चलते हैं, फॉर्मूला को यूज करते हैं। ये ए, डी और ए एन की वैल्यू को ना रेफरेंस के लिए दोबारा से लिस्ट कर दिया, हमने लास्ट पेज पे निकाली थी। अब आपका फॉर्मूला ये है ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू -150 है, तो ए एन की जगह पे -150। ए की वैल्यू 11 है, तो ए की जगह पे 11 पुट किया। n-1 का n-1 ही रहेगा। n की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं कि कौन सी पोजीशन के ऊपर कौन सी टर्म -150 होगी। और d की वैल्यू -3 है, d की वैल्यू -3 है। जब नेगेटिव नंबर्स हो ना तो वैल्यू आपने पुट करनी हो तो ब्रैकेट में पुट किया करो, अच्छी बात होती है ब्रैकेट्स को यूज करना। अब ये -150 का -161 कैसे बन गया? ये जो 11 है ये इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना, -11 बन जाएगा। तो -150 और ये वाला -11 ऐड होके -161 बन जाएगा। ये बाकी टर्म्स को एज इट इज लिखा। ये -3 n-1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन के अंदर आ जाएगा। पहले तो माइनस से आप -n को कैंसिल आउट कर दो, फिर 161 को 3 से डिवाइड करोगे तो 53.6 आ जाता है। डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट मिल गया ना तो बहुत है, आगे सारे डिजिट्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो 53.6 आ रहा है। और ये -1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो 54.6 आ जाएगा। ध्यान से देखना n की वैल्यू क्या आ रही है, 54.6। तो n होता था पोजीशन ऑफ द टर्म। किसी टर्म की जो पोजीशन है वो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर नहीं हो सकती। जो n है ना उसे हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म के बाद सीधा सेकंड टर्म आती है, सेकंड टर्म के बाद सीधा थर्ड टर्म आती है। सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में कोई 2.5 वाली टर्म नहीं होती। 3 के बाद सीधा 4 आएगा, थर्ड के बाद सीधा फोर्थ वैल्यू आएगी, फोर्थ के बाद सीधा फिफ्थ वैल्यू आएगी। तो 54 के बाद सीधा 55th वैल्यू आएगी, बीच में कोई 54.6 नहीं हो सकता। अगर n की वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में आनी स्टार्ट हो जाए, मतलब n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर ना हो, तो इसका मतलब ये वाला जो -150 है ना वो इस एपी को बिलोंग नहीं करता। हमने तो पॉजिटिव रहना था, हम तो लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक, हम तो ऑप्टिमिस्टिक थे। तो हमने स्टार्टिंग में मान लिया था कि ये जो -150 है वो इस एपी को बिलोंग करता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि चेक करके बताओ कि -150 इस एपी को बिलोंग करता है या नहीं। तो हमने बी पॉजिटिव होके मान लिया था कि -150 इस एपी को बिलोंग करता है, तो nth टर्म -150 है। लेकिन आगे जाके जब हमने n की वैल्यू निकाली तो n की वैल्यू तो डेसिमल पॉइंट्स में आ रही है। n की वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में आ जाए ना तो इसका मतलब है ये वाला जो -150 है वो इस एपी को बिलोंग नहीं करता। इस एपी के अंदर आगे जाके बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, लेकिन जो -150 है वो नहीं आएगा। n की वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? अगर n की वैल्यू डेसिमल पॉइंट में ना आते ना, सीधा 54 आ जाती, या कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर आता
तो हम कहते हैं कि ये -150 एपी को बिलोंग करेगा। क्योंकि n की वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में आ रही है तो इसका मतलब ये वाला नंबर इस एपी को बिलोंग नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, कुछ चीजें होती हैं जो कि डेसिमल पॉइंट्स में नहीं हो सकती। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी स्कूल की क्लास में कितने बॉयज हैं, तो आप ये बोलोगे ना, या तो 54 बॉयज होंगे या फिर 55 बॉयज होंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि 54.6 बॉयज हैं हमारी क्लास के अंदर। या आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल की क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स बताओ कितने हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स अगर आप कहते हो कि 35 है तो हम मान सकते हैं। अगर आप ये बोलते हो कि नंबर ऑफ गर्ल्स 25 है तो भी मान सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई डेसिमल पॉइंट वाला नंबर बोल दो, वो थोड़ी हो सकता है। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वो ऐसे डेसिमल पॉइंट्स में नहीं हो सकता, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। वैसे ही n की जो वैल्यू है ना, n की वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में नहीं हो सकती। एक बात आपने और याद रखनी है, a की वैल्यू, a होता है फर्स्ट टर्म, AP की जो फर्स्ट टर्म है वो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, डेसिमल पॉइंट्स में भी हो सकती है। D होता था कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डेसिमल पॉइंट्स में भी हो सकती है। an होता है nth टर्म, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या डेसिमल पॉइंट्स में हो सकती है। सिर्फ ये वाला जो n है ना, सिर्फ n की वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में नहीं हो सकती। इतना बोला है तो अब याद रखना, n कैन नेवर बी इन डेसिमल पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स वाला नंबर नहीं हो सकता। तो लास्ट में फिर आप ये लिखोगे, सिंस n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो स्टार्टिंग के अंदर जो हमने एज्यूम कर लिया था ना कि -150 इस एपी को बिलोंग करता है, ये वाली एजम्पशन हमारी गलत हो गई है। एंड -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। तो ये जो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में -150 नहीं आएगा। -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको AP डायरेक्टली नहीं दे रखी है, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर्स आ रहे होते हैं वो नहीं दे रखे। आपको बस ये बताया जा रहा है कि एक AP है, उसकी जो 11th टर्म है, 11th टर्म की वैल्यू 38 है और 16th टर्म की वैल्यू 73 है। ये दो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ उसी एपी की जो 31st टर्म है, 31st टर्म की वैल्यू क्या होगी, वो हमने निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उस एपी के अंदर कौन से नंबर्स आ रहे हैं वो नहीं हमें बताया हुआ। आपको बस ये बताया हुआ है कि 11th टर्म की वैल्यू 38 है और 16th टर्म की वैल्यू 73 है। ये दो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी हैं और उसी एपी की जो 31st टर्म होगी उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तैयार हो फिर? चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, वहीं से आपका हमेशा आंसर स्टार्ट होगा। तो आप अपने आंसर में पहले जो गिवन पैरामीटर्स है ना उन्हें लिखोगे। 11th टर्म 38 है, ये देखो 11th टर्म की वैल्यू 38 है, तो आपने भी लिखा 11th टर्म को A11 से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 38 है। A11 को आप एक्सपैंड कर दो, वो बनेगा A प्लस कैंग डी। जो पोजीशन होती है ना उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने डीज होते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 16th टर्म की वैल्यू भी दे रखी है, 16th टर्म की वैल्यू 73 है, तो 16th टर्म को A16 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू 73 है। अगले स्टेप में आप उसे भी एक्सपैंड कर दो, वो बनेगा A प्लस 15 डी। जो भी पोजीशन होती है उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने डीज होते हैं। तो ये दो इक्वेशंस बन गए ना हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ना पहले A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये दो इक्वेशंस कैसे बने वो क्लियर हो गया ना। 11th टर्म 38 है, क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था, तो वहां से आपने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। 16th टर्म की वैल्यू 73 है, ये भी क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था, यहां से आपने दूसरी इक्वेशन बना ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखो अगले स्टेप में ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, A प्लस कैंग डी इज इक्वल टू 38, ये देखो A प्लस कैंग डी इज इक्वल टू 38, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन सबके चेंज करने पड़ेंगे। तभी देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव बना देना है।
अब a और माइनस a ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10d माइनस 15d इज इक्वल टू माइनस 5d। ये सिंप्लीफाई देखो, यहाँ पे भी की है, यहाँ पे भी की है, तो आगे वाले जो नंबर्स है ना उन्हें बस आपने ऐड सबट्रैक्ट कर देना होता है। तो 10 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 5, नीचे वाले साइन को लेना है। और 38 माइनस 73, 38 माइनस 73 वो माइनस 35 के इक्वल होता है। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट कर दोगे और 5 से डिवाइड करो तो 7 आ जाता है। तो d की वैल्यू 7 आ गई है। यहाँ तक क्लियर? अब d की वैल्यू आ गई है ना, तो इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 को हमने दोबारा से लिखा। d की वैल्यू 7 है ना, तो d की जगह पे 7 पुट किया। 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70 बन जाएगा। 70 को आप इस तरफ भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 38 माइनस 70 सिंप्लीफाई करके माइनस 32 आ जाता है। तो a की वैल्यू माइनस 32 है। यहां तक क्लियर हुआ? ये वाली पहले तो आपने दो इक्वेशंस बना लेनी है, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करोगे तो ऐसा करने से d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू भी निकालोगे। तो d की वैल्यू भी आ गई है और a की वैल्यू भी आ गई है। जब आपके पास a और d की वैल्यू आ जाए ना, फिर तो आप जो चाहो वो वाली टर्म बहुत आसानी से निकाल सकते हो। हमने 31st टर्म निकालनी है ना, चलो आगे चलते हैं, 31st टर्म निकालते हैं। ये देखो, ये a और d की वैल्यू आ गई थी, रेफरेंस के लिए दोबारा से लिख दिया है। हमने निकालनी थी 31st टर्म। 31st टर्म को a31 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस 30d। जो भी पोजीशन हो उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने डीज लिखने होते हैं। a की वैल्यू माइनस 32 है, ये देखो a की वैल्यू माइनस 32 है, d की वैल्यू 7 है। तो a की जगह पे माइनस 32 और d की जगह पे 7 पुट किया। 30 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 210। 210 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 178 आ जाता है। तो मतलब 31st टर्म की वैल्यू 178 है। ये 31st टर्म ही हमने निकालनी थी, उसकी वैल्यू 178 है। क्लियर हुआ? अब आपने ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लो। जब भी आपको एपी की दो टर्म्स दे रखी होंगे ना, तो बाकी सारी टर्म्स आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। एक तो हमें 11th टर्म दे रखी थी, तो a11 को एक्सपैंड कर दिया, a11 बनेगा a प्लस 10d। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर 16th टर्म 73 है, तो 16th टर्म को 73 के इक्वल पुट किया, इसको एक्सपैंड किया, यहां से एक और इक्वेशन बन गई। जब भी आपको दो टर्म्स दे रखी होंगे ना, तो आपने हमेशा इस तरह से दो इक्वेशंस बना लेनी है। उन इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ऐसा करने से आपके पास a की और d की ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। जब आपके पास a और d ये दोनों वैल्यूज आ गई, फिर तो आप जो चाहो वो वाली टर्म बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि हमने 31st टर्म निकालनी थी ना, तो वो a31 होता है। a31 को लिखेंगे a प्लस 30d। जो भी पोजीशन होती है उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने डीज लिखने होते हैं। तो a की वैल्यू पुट करिए, d की वैल्यू पुट करिए, सिंप्लीफाई किया, 31st टर्म की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ? तो 178, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स। एक ना एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके अंदर टोटल 50 टर्म्स हैं। एपी के जो स्टार्टिंग वाले नंबर्स हैं वो क्या है वो नहीं हमें दे रखा, बस आपको ये बता दिया कि एक एपी है, उसके अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल उसके अंदर 50 टर्म्स हैं। अब उसी एपी की जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म की वैल्यू 12 है, तो थर्ड टर्म की वैल्यू आपको डायरेक्टली दे दी कि वो 12 के इक्वल है। और ये देखो जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है। अब एक बात बताओ, एपी के अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं? बताया हुआ है ना, एनएपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एपी के अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं। और लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है। तो अगर एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं, तो जो 50th पोजीशन पे टर्म होगी वही तो आखिरी टर्म होगी ना। तो 50th टर्म की वैल्यू 106 है। जैसे आपको थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी ना 12, थर्ड टर्म तो 12 है, वो डायरेक्टली दे रखा है। यहां पे लिखा हुआ था लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब 50th टर्म, क्योंकि एपी के अंदर है ही टोटल 50 टर्म्स, तो 50th पोजीशन पे जो टर्म होगी वही तो हमारी लास्ट टर्म होगी ना।
तो लास्ट टर्म का मतलब यहां पे है 50th टर्म, तो 50th टर्म की वैल्यू 106 है और हमने 29th टर्म निकालनी है तो बड़ी आसानी से निकाल देंगे। तो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना आपको क्वेश्चन के अंदर, वहीं से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो ये देखो आप अपने आंसर में थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी थी ना, ये देखो थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म को A3 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू 12 है। अब आप A3 को एक्सपैंड कर दोगे, बनेगा A प्लस 2D, जो भी पोजीशन है उसमें से 1 माइनस करो, उतने डीज लिखने होते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जो 50th टर्म है वो 106 है। ये यहां पे बस ये अगर आपने लिख लिया ना, फिर आप आगे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये आपको समझ में आया कि 50th टर्म कैसे पता चला 106 है। एपी के अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं? टोटल 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है। अगर एपी के अंदर टोटल 50 टर्म्स हैं तो जो 50th पोजीशन पे टर्म होगी वही आखिरी टर्म होगी ना, तो इसका मतलब 50th टर्म की वैल्यू 106 है, लास्ट टर्म 106 है और एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं तो 50th टर्म ही आखिरी टर्म होगी, लास्ट टर्म होगी, तो उसी की वैल्यू 106 है। फिर A50 को एक्सपैंड कर दो, वो बनेगा A प्लस 49D, जो भी पोजीशन होती है उसमें से 1 माइनस करो, उतने डीज लिखने होते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस अगर आपने बना ली बस आगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके ना हम A और D की वैल्यू निकालते हैं। ये देखो आप सिंप्लीफाई ऐसे करोगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को एज इट इज लिख दिया। ये देखो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन, और A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन सबके चेंज कर देने हैं। ये देखो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो भी पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव बन जाएगा। अब A और माइनस A ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। 2 माइनस 49 तो वो बनेगा माइनस 47D, और ये 12 माइनस 106 सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 94 बचता है। अब पहले तो माइनस है, माइनस साइन कैंसिल आउट कर दो, फिर 47 से डिवाइड करो, 94 ना 47 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 आ जाएगा, तो D की वैल्यू 2 आ गई है। अब D की वैल्यू को इन दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, D की वैल्यू 2 आ गई है ना, तो D की जगह पे 2 पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 बनेगा, 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 12 में से 4 माइनस करो 8 आ जाता है, तो A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू 2 है। क्लियर हुआ? दो इक्वेशंस बनाई, इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हमने A और D की वैल्यू निकाल ली। जब आपके पास A और D की वैल्यू आ जाए फिर तो आप जो चाहो वो वाली टर्म बहुत आसानी से निकाल सकते हो। हमने 29th टर्म निकाल दिया ना, आगे चलते हैं 29th टर्म निकालते हैं। ये देखो ये A और D की वैल्यू आ गई थी, रेफरेंस के लिए दोबारा से लिस्ट कर दिया। हमने निकालनी है 29th टर्म। 29th टर्म को A 29 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो बनेगा A प्लस 28D, जो भी पोजीशन है उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने डीज होने चाहिए। A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू 2 है, वैल्यूज पुट कर दी, 28 मल्टीप्लाई बाई 2 56, 56 प्लस 8 इज इक्वल टू 64, तो 29th टर्म की वैल्यू 64 है। दिस इज द आंसर।